हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस न्यू क्लासेस में। अपना चल रहा है, अपन ने यहाँ पर मध्यकालीन इतिहास को उठाया है। तो भारत का मध्यकालीन इतिहास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत से आपको काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इतिहास का अन्य पार्ट अगर आप याद भी ना करें या नहीं भी पढ़े ना तो भी काम चल जाएगा, लेकिन आपको दिल्ली सल्तनत यानी कि बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत और मुगल डायनेस्टी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के लिए। यहाँ से 1 और 2 क्वेश्चन जो हिस्ट्री में इसका पूरा एवरेज अगर बात करें तो हिस्ट्री के जो 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, तो इसमें से अगर बात करते हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन आपका दिल्ली और मुगल ये आपको कवर करवाते हैं। बाकी जो 2-3 क्वेश्चन रहे वो आपको मॉडर्न हिस्ट्री कवर करवाती है और 1-2 क्वेश्चन आपका है तो वो एंशियंट हिस्ट्री से पूछ लिए जाते हैं। ये मैं आपको पहले जब अपन ने इंट्रोडक्शन दिया था उस टाइम पर आपको बताया था, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि अपन जो पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत, मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ा रही हूँ और आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। अगर इसमें कुछ छूट जाता है तो अपन बहुत जल्दी मिक्स जो जीएस का पार्ट है लेकर आ रहे हैं। 10-10 क्वेश्चन लेकर आएंगे पूरा डिटेल में। हर क्वेश्चन में जो ऑप्शन रहेंगे उनको पूरे डिटेल में बताऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से पेपर में पूछा गया है और इससे क्या पूछा जा सकता है मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि अगर जब तक आप पेपर नहीं लगाओगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आते हैं और किस तरीके के पूछे जाते हैं। तो अभी अपन ने स्टार्ट किया है दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत में भी अपन ने जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित किया गया था, क्या गुलाम डायनेस्टी या गुलाम वंश की बात करें या फिर स्लेव डायनेस्टी बोलें, इसका अन्य नाम आपको याद रखना है। इसको मामलुक वंश के नाम से भी अन्य इतिहासकारों के द्वारा जाना गया है या बताया गया है, क्या मामलुक वंश। अगर बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। पूरी हिस्ट्री है आपको स्टोरी के रूप में ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि स्टोरी या कहानी जो है आपके माइंड में जल्दी घर करती है और पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो बहुत ईजी तरीके से आप उसे सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें आपने देखा कि ये मोहम्मद गौरी का गुलाम रहता है। कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु हो जाती है, ये इससे पहले अजमेर का गवर्नर रहता है। तो लाहौर, अजमेर और दिल्ली के जो लोग रहते हैं अमीर यूँ मत समझना कि अमीर मतलब कुछ पैसे वाले लोग होंगे, पैसे वाले लोग नहीं थे एक्चुअल में। अमीर मतलब जो बोल सकते हैं राज्य शासन को चलाने के लिए जो उच्च वर्ग के जो लोग होते हैं वो थे। तो उनके द्वारा कहा गया कि आप शासन मतलब इस गौरी जो साम्राज्य है उसको आगे बढ़ाने के लिए आप एक नया वंश स्थापित कीजिए। तो उसके द्वारा क्या किया गया, तो इसी तरीके से गुलाम वंश स्थापित किया गया। मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया। और इसके बाद आपने देखा कि इसका पुत्र यानी कि अयोग्य रहता है आराम शाह। आप इस तरीके से याद रख सकते हो। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम से आया है और आराम से आया और आराम से ही निकल लिया। तो 5 से 6 महीने तक इसके द्वारा शासन किया जाता है। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे ही उसका पुत्र को कौन हटाता है, तो इल्तुतमिश कौन था ये मैं आपको जानकारी दे देती हूँ। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पर 3 लोग रहते हैं। एक कुबाचा बताया था, कुबाचा, एल्दोज। तो कुबाचा, एल्दोज और इल्तुतमिश, ठीक है। कुबाचा और एल्दोज जो थे ना वो मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, बताया था आपको। तो एल्दोज, कुबाचा ये है तो ये वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। जैसे लाइक दैट अगर बात करते हैं, इल्तुतमिश से अपनी पुत्री का विवाह करता है और एल्दोज से अपनी बहन का, और कुबाचा की जो बहन रहती है उससे ये खुद शादी कर लेता है। इस तरीके की कहानी है जिसमें क्या होता है, ये जो दिल्ली सल्तनत है उसको सुरक्षित रखता है। मतलब अलग अलग टुकड़ों में बंटने से बच जाती है दिल्ली सल्तनत। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। उसके बाद अगर बात करते हैं आराम शाह को कौन हटाता है, इसका दामाद या इसका गुलाम इल्तुतमिश हटाता है। इल्तुतमिश कौन था ये आपको याद रखना है। तो इल्तुतमिश जो है ये क्या है, बदायूं का गवर्नर रहता है। बदायूं एक प्रांत था जो गौरी के टाइम पर जीता गया था, ये आप याद रखना। उसमें क्या होता है, बदायूं का गवर्नर तो रहता ही है, साथ ही क्या करता है ये जो आराम शाह है शासन तो नहीं कर पा रहा था अच्छे से, तो ये इल्तुतमिश क्या करता है, आराम शाह को मरवा देता है या यूं कहें हत्या कर देता है। उसके बाद खुद शासक बनता है। इस तरीके से आगे कहानी स्टार्ट होती है। तो आपको देखना है सबसे पहले गुलाम वंश का अन्य नाम क्या है, याद रखना है आपको। मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है, पूछा गया है। गुलाम वंश किसको बोलते हैं, मामलुक वंश को ही गुलाम वंश बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। वही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, अगर रियल फाउंडर की बात करते हैं, देखो
दिल्ली सल्तनत स्थापित तो वो कर गया, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसी प्रकार का राज्य विस्तार नहीं किया, स्थापित किया। लाहौर उसने अपनी राजधानी रखी और वही क्या होता है, इसका देहांत हो जाता है चौगान खिलते टाइम, बताया था। तो ये आपको याद रखना है कि वास्तविक जो रियल फाउंडर होता है वो कई बार पूछा गया है, और अपन अपने मन में क्या एवक एवक चलता है तो अपन एवक लगा देते हैं पेपर में। तो आपको याद रखना है वास्तविक यानी कि रियल फाउंडर की बात करते हैं तो इल्तुतमिश रहता है, ये याद रखना है। 1211 से 1236 तक ये शासन करते हैं। इल्तुतमिश के द्वारा क्या मतलब बताया था, इसके बारे में क्या है, ये बदायूं का गवर्नर, बदायूं बोल सकते हैं या बदायूनी बोल सकते हैं, वहाँ का ये क्या रहता है, गवर्नर रहता है। उसके बाद इसके द्वारा साम्राज्य जो है मतलब जो बोल सकते हैं स्लेव डायनेस्टी है, इसको ये और फैलाना चाहता है, यानी कि साम्राज्य विस्तार करना चाहता है। वही दिल्ली को इसने अपनी राजधानी परिवर्तित किया, यानी कि पहले लाहौर में राजधानी थी, उसके बाद ये लाहौर को हटाकर राजधानी कहाँ बनाता है, दिल्ली में। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लाहौर से दिल्ली राजधानी लाने का श्रेय किसको जाता है, तो याद रखना है अपना इल्तुतमिश को जाता है, ये याद रखना है। ये तो कई बार पूछा भी गया है कि गवर्नर कहाँ का था, तो बदायूं या बदायूं का। वहीं इसकी द्वारा राजधानी कहाँ रखी गई, दिल्ली रखी गई, ये याद रखना है। वही अगर बात करते हैं तो जो 40 गुलाम होते हैं, गुलाम मतलब 40 गुलामों का संघ, जिसे क्या बोलते हैं, चाहे दल 40 याद रखना या तुर्काने छेलगाने, मतलब इसमें क्या होते हैं जो उच्च अगर बात करते हैं, जैसे कि अगर बात करें प्रेजेंट टाइम की अगर बात करते हैं, जैसे कैबिनेट होता है, यानी कि किसी देश में अगर राज्य किसी देश को चलाना है तो मुख्य पद किसका है, पीएम। पीएम के ऊपर कौन बैठे हैं, राष्ट्रपति। उनके नीचे जो कैबिनेट में जो व्यक्ति रहते हैं जो जीत कर आते हैं या माइंडेड होते हैं इस तरीके से, तो ये मोस्ट रूप से क्या होते थे, माइंडेड व्यक्ति होते थे। और ये क्या करते थे, राजा को सलाह देते थे कि आपको इस तरीके से राज्य विस्तार करना चाहिए, या इस तरीके से आपको राजस्व वसूल करना चाहिए, या फिर ये योजना इस तरीके से लागू करनी चाहिए। तो ये वही लोगों का मतलब इसमें कितने टोटल लोग थे, 40 थे। इस कारण से इसको बोला गया है तुर्काने छेलगानी, ये आपको याद रखना है। तो याद किस तरीके से करना है, तुर्काने छेलगानी किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है, किसके द्वारा लाया गया, तो स्लेव डायनेस्टी में इल्तुतमिश के द्वारा लाया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। भाई अगर बात करते हैं 1221 जो ईस्वी हुई है उसमें क्या होता है, मंगोल शासक चंगेज खां। ये चंगेज खां के बारे में तो आपने काफी कुछ सुना होगा। चंगेज खां एक बहुत ही खूंखार शासक था। मंगोल कहाँ पे रहते हैं, जो अगर बात करते हैं बात करें चाइना वाला जो है मंगोलिया है, वहाँ का जो शासक रहता है चंगेज खां। ये क्या करता है, जो आपको पता है इसके रास्ते में जो भी आता था सबको मार देता था, चाहे वो जीव चाहे वो जानवर हो या फिर मनुष्य हो, सबको। तो ये बहुत ज़्यादा मारकाट करने वाला शासक था मंगोल, यानी कि चंगेज खां। चंगेज खां का क्या होता है, जो जलालुद्दीन मांगबरनी है, जलालुद्दीन मांगबरनी से क्या होता है, झगड़ा हो जाता है। और ये किसके मित्र रहते हैं, जलालुद्दीन मांगबरनी। तो ये इल्तुतमिश के मित्र रहते हैं जलालुद्दीन मांगबरनी। जलालुद्दीन मांगबरनी से सहायता मांगने के लिए, जलालुद्दीन मांगबरनी जो है हेल्प मांगने के लिए आए थे इल्तुतमिश से। यहाँ पर इल्तुतमिश कहते हैं कि भाई साहब हमें बख्श दीजिए, हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। तो ये क्या करते हैं, इल्तुतमिश ने यहाँ पर मतलब अगर बात करते हैं तो इल्तुतमिश ने यहाँ पर चालाकी दिखाई या फिर एक कह सकते हैं होशियारी दिखाई। और इन्होंने क्या किया, इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मांगबरनी की सहायता नहीं की और इस तरीके से चंगेज खां जैसे खूंखार जो शासक है उससे क्या किया, दिल्ली को इसके आक्रमण से बचा लिया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंगेज खां यानी कि भारत में पहला मंगोल आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, तो चंगेज खां के द्वारा। कब किया गया था, 1221। दोनों चीज़ें याद रखनी है, डेट इम्पोर्टेंट है। और दिल्ली सल्तनत को किसके टाइम पर किया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। इल्तुतमिश किसका पीछा करते हुए आया था, तो जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए आया था। स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी कि ये इनके साथ क्या हुआ, जलालुद्दीन मांगबरनी का किसके साथ पंगा हो गया, यानी कि चंगेज खां के साथ पंगा हो गया। भाई साहब ये मदद मांगने आए किसके साथ, ये इल्तुतमिश के मित्र थे। तो उन्होंने सोचा कि फ्रेंड है, फ्रेंड होने की वजह से ये हमारी मदद कर देंगे इल्तुतमिश। लेकिन इल्तुतमिश कहते हैं कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये चंगेज खां के आक्रमण से दिल्ली को बचा लेता है। ये पहला व्यक्ति था जिसने दिल्ली को चंगेज खां के आक्रमण से बचाया। ठीक है, इस तरीके से। वहीं आपने सुना होगा तराइन का, अभी तक आपने क्या है, तराइन का फर्स्ट और सेकंड, ये तो आपने सुने हैं, तराइन का बैटल ऑफ फर्स्ट और सेकंड।
तराइन के जो बैटल हुए वो तो आपने सुने, लेकिन तीसरा जो बैटल हुआ है उसके बारे में काफ़ी इंटरेस्टेड है, ये आपको याद रखना है। किन किन के बीच में हुआ ये याद रखना है। तो मेन बात क्या है आपको बता दें कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो सादे यानी कि वैवाहिक संबंध बनाकर एल्दोज और कुवाचा को शांत कर दिया। लेकिन जब कुतुबुद्दीन ऐबक खत्म हो जाता है तो गजनी में, मतलब गजनी बोले तो अफगानिस्तान वाले एरिया में, गजनी में गौरी के जो गुलाम रहते हैं, मोहम्मद गौरी के एल्दोज और नासिरुद्दीन कुवाचा, ये दो दुश्मन बन जाते हैं इल्तुतमिश के। और ये कहते हैं कि हमें भी दिल्ली वाला एरिया है उसमें शासन करने के लिए कुछ प्रांत चाहिए। तो ये यहाँ पर ये कहते हैं पहले मुकाबला हो जाए, मुकाबला हो जाता है, देखते हैं कौन जीतता है, तो हम आपको एरिया मतलब उस क्षेत्र में राज करने के लिए कुछ प्रांत देंगे। लेकिन यहाँ क्या होता है, एल्दोज और नासिरुद्दीन कुवाचा दोनों हार जाते हैं और तराइन के युद्ध में जीत हो जाती है इल्तुतमिश की। और इस तरीके से इल्तुतमिश तराइन का जो तीसरा युद्ध है उसको जाना जाता है। तो किसके बीच में होता है, एल्दोज नासिरुद्दीन, ये दोनों तरफ से दोनों होते हैं, उस किनके बीच में, इल्तुतमिश के बीच में। तो ये याद रखना। उसके बाद क्या होता है, नासिरुद्दीन कुवाचा हार जाता है। हारने के बाद ये गजनी तो वापस नहीं लौटता, लेकिन ये क्या करता है, सिंधु नदी जो रहती है वहाँ पर अपनी आत्महत्या कर लेता है उसमें कूदकर। और ये एल्दोज क्या करते हैं, वापस अपने प्रांत लौट जाते हैं। तो इस तरीके से याद रखना है। वही इनके सामने मतलब इनके द्वारा कौन कौन से निर्माण कार्य करवाए गए इल्तुतमिश के द्वारा, तो याद रखना है। एकता प्रणाली इनके द्वारा स्टार्ट की गई। इनके द्वारा 2 प्रकार के सिक्के चलाए गए जो शुद्ध अरबी सिक्के थे। इनमें आपको याद रखना है चांदी का टका, तांबे का जीतल, मोस्ट इम्पोर्टेंट है चांदी का टका और तांबे का जीतल। तो याद रखना है चांदी का टका मतलब चांदी में टाका लगता है, तो याद रखना चांदी का टका और तांबे का जीतल। ऐसा लग रहा है पीतल, तो यानी कि जो पीतल होती है वो दो धातुओं से मिलकर बनी होती है, तांबे से और अपने पढ़ाई होगा यानी कि कॉपर और प्लस जिंक से बनी होती है। तो याद रखना है तांबे का जीतल और चांदी का टका। ये किसके द्वारा चलाए गए 2 सिक्के, तो इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए। वहीं उपाधि इसने धारण की थी। उपाधि क्या थी, जो खलीफा होते थे, तो कोई भी जो मतलब अगर बात करें दिल्ली सल्तनत में स्वतंत्र शासक स्थापित होने के लिए इन्हें अपना प्रमाण लेना पड़ता था जो खलीफा होते थे उनसे। तो जब खलीफा इनके लिए उपाधि मतलब सुल्तान की उपाधि देते थे, खलीफा को इनको बताना होता था कि देखो हम इस प्रांत में शासन कर रहे हैं, आप इस पर सील लगा दीजिए या मोहर लगा दीजिए कि हम इस तरीके से शासन करने के योग्य हैं या नहीं। तो ये क्या करते थे, मतलब खलीफा के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि हम स्वतंत्र शासक स्थापित कर चुके हैं और शासन करना चाहते हैं, तो आप इस पर प्लीज़ साइन कर दीजिए। तो वो साइन कर देते हैं और इस तरीके से यानी कि सुल्तान की उपाधि इनके द्वारा धारण की गई सुल्तान-ए-आजम। ठीक है। वही अगर बात करते हैं बदायूं की जामा मस्जिद, इन्हें अपने पुत्र नासिरुद्दीन जो इनका पुत्र रहता है उनकी याद में क्या करते हैं, ये एक मस्जिद यानी कि मस्जिद बोले या मकबरा बोले उसकी स्थापना करते हैं। बदायूं की ये हो गया, आपको पहले याद रखना, बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। वहीं यहाँ सुल्तानगढ़ी एक मकबरा है, याद रखना है मकबरा है। ये क्या है, भारत का पहला मकबरा, भारत का फर्स्ट मकबरा है ये, याद रखना है कि सुल्तानगढ़ी जो है दिल्ली में ये अपने पुत्र नासिरुद्दीन जो रहते हैं उनकी याद में इस सुल्तानगढ़ी का निर्माण करवाते हैं। तो याद रखना है फादर ऑफ टॉम यानी कि भारत में मकबरों का पिता किसे कहा जाता है, तो याद रखना है किसको, यानी कि इल्तुतमिश को कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि भारत में अगर पहला मकबरा बनवाया गया था तो किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। नासिरुद्दीन इनका पुत्र था, उनकी याद में कहाँ, सुल्तानगढ़ी दिल्ली में। तो ये सुल्तानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। वहीं अतारकीन का दरवाजा कहाँ पर स्थापित है, तो ये याद रखना है नागौर राजस्थान में, एक इसके द्वारा इल्तुतमिश के द्वारा। तो आज आपने इल्तुतमिश के बारे में ये पढ़ा, एकता प्रणाली पढ़ी, सुल्तानगढ़ी पहला मकबरा भारत का, फादर ऑफ टॉम्स बोलते हैं यानी कि मकबरों का पिता बोलते हैं इल्तुतमिश को, तुर्कान-ए-चहलगानी इसके द्वारा स्थापित किया गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एकता प्रणाली के बारे में हम आपको कल बता देंगे क्या होती थी एकता, ठीक है पूरा। तो इल्तुतमिश से संबंधित जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो सारे कवर हो गए। एक स्टोरी के रूप में आपको याद करना है कि ये आरम शाह को ख़त्म कर देता है, आरम शाह को ख़त्म करने के बाद खुद शासक बनता है, फिर ये सुल्तान-ए-आजम की उपाधि खलीफा से धारण करता है और इसके 2 दुश्मन रहते हैं एल्दोज और कुवाचा। एल्दोज और कुवाचा के साथ में मिलकर दोनों मिल जाते हैं और इल्तुतमिश के साथ एक युद्ध होता है जिसको तराइन के थर्ड वॉर के नाम से जाना जाता है। वो हार जाते हैं दोनों
और अपनी अपनी जगह वापस लौट जाते हैं और ये स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेता है। इस तरीके से आपको याद रखना है। वास्तविक फाउंडर बोला जाए यानी कि रियल फाउंडर ऑफ स्लैब डायनेस्टी का, तो आपको याद रखना है कौन, इल्तुतमिश हुए और बदायूं का गवर्नर था। ये इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो इसके लिए कल कंटिन्यू रखते हैं। थैंक यू। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से